हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो कैसे? क्योंकि हम आज 15 पॉइंट लेकर आए हैं कि भाई मकान बनाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मकान बन रहा है तो किन बातों का हमको ध्यान उस चीज़ पे रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा कि नक्शा या प्लान जो है अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से ही बनवाएँ। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना लगवाएं, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो बिल्कुल भी ना बनवाएं। तो प्लान जो है अपना ज़रूरत के हिसाब से ही बनवाएं। जैसे आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं, उसके हिसाब से ही बनवाएं। अगर आप डबल स्टोरी बना रहे हैं तो डबल स्टोरी अगर आप बना रहे हैं तो बेडरूम की संख्या ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही ज़्यादा रखें, ग्राउंड फ्लोर पे कम रखें बेडरूम, और ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की संख्या ज़्यादा रखें। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है कि हमें मार्केट में दो टाइप के सीमेंट मिलते हैं, ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी हमारा सीमेंट थोड़ा सा महंगा होता है, 20 से 25 या 25 से 30 रुपये लगभग पर बैग पीपीसी के मुकाबले ज़्यादा होता है। पीपीसी हमें कम पैसों में थोड़ा सा 20-25 या 30 रुपये कम में प्राप्त हो जाता है। अगर बात करें कि भी हमें दोनों लगाना है, थोड़ा मजबूती भी आ जाए, तो हम ओपीसी से क्या करेंगे? ओपीसी से मान लीजिए कि स्लैब, बीम और कॉलम, ओपीसी से तो हम ये अपने आइटम तैयार करेंगे। या फुटिंग की बात करें, अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो फुटिंग, कॉलम की जो फुटिंग होगी उसमें जो है हम ओपीसी का ही यूज करेंगे। और अगर जैसे कि ये मान लीजिए ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक वर्क है, या फिर मान लीजिए कि ब्रिक वर्क या फिर प्लास्टर है, तो हम क्या करेंगे? तो हम पीपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ठीक है। पानी, अगर वाटर की बात करें कि भी पानी का इस्तेमाल, आप कहेंगे कि पानी भी एक पॉइंट है। बिल्कुल पॉइंट है। कैसे? क्योंकि पानी हमेशा साफ़ सुथरा यूज कीजिए आप। वाटर हमेशा साफ़ सुथरा यूज करेंगे, उससे क्या होता है? मजबूती आती है। अब आप गंदा पानी उठा लेंगे तो उसमें बहुत सारे गंदगी फैली हुई होती है, गंदगी होती है पानी में, तो हमारा जो माल मटेरियल होता है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मतलब कि उसकी जो डेंसिटी, उसकी जो सामर्थ्य होती है, उसकी जो मजबूती होती है वो ख़त्म कर देता है गंदा पानी। तो इसलिए आप पानी को हमेशा साफ़ ही रखें, साफ़ ही पानी का इस्तेमाल करें घर बनाने में या फिर मसाला बनाने में, कुछ भी बनाने में, कंक्रीट वगैरह कुछ भी बनाने में साफ़ पानी का इस्तेमाल करेंगे। तराई की बात करें, अगर क्यूरिंग की बात करें, तो तराई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सही है, जैसे आप कोई भी मेंबर बनाते हैं, कॉलम बना रहे हैं या फिर बीम बनाते हैं या फिर स्लैब ढालते हैं या फिर आप ब्रिक की वॉल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको क्यूरिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो फिर आपके मकान में कहीं ना कहीं से दरार आ गई या फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टर में क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टर हमने थोड़ा सा तराई की और उसके बाद जो है उस पर प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर पे तराई का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, जिस वजह से प्लास्टर झड़ कर गिरने लगता है, और दीवारों में कम तराई करने से दीवारें डैमेज हो जाती हैं। कॉलम बीम में इनमें कम करने से तराई, इनमें ये भी डैमेज हो जाती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि तराई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है भी, घर पुराने मलबे से ना बनाएं। पुराना मलबा, जैसे कि कुछ लोगों का पुराना मलबा निकला, पुरानी ईंटें निकल आई, पुराना उन्होंने जो भी गट्टा फट्टा लिया उसको अपने काम में ले लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास पुराना मलबा है तो आप उसको फर्श के यूज में ले सकते हैं। मतलब जैसे अपना फर्श पड़ता है तो उसमें गट्टा वगैरह डालते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भी आपका ईंट वगैरह इसमें निकले तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ईंट आप जो है पुरानी ईंट बिल्कुल भी दीवारों में और वॉल्स में ना लगाएं, तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि घर जो है हमारा मजबूत बनेगा, डैमेज होने से भी बचेगा। और क्योंकि ये इसकी जो पुराने घर के जो मटेरियल होता है, जैसे ईंट वगैरह निकल आती है अगर ठीक से, या फिर सरिया निकल आती है, तो उसकी जो मजबूती होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। क्योंकि अगर क्या होता है कि जैसे ईंट अगर निकल है, ईंट हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है, उसमें मिट्टी लगी है, जब कितना ही धुल लें उसको, तो उस पर जो हम अपना नया मटेरियल लगाएंगे वो मटेरियल टिक ही नहीं पाएगा, उस पर छुट कर नीचे गिरेगा। तो इससे मैं आपको सलाह दूंगा कि घर में पुराना मलबा बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है। ईंट की बात करें, अगर ब्रिक की बात करें कि भी ईंट कौन सी लगाना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आज के दौर के हिसाब से आपको सीसी ब्लॉक या सीसी ब्रिक या फ्लाई ऐश ब्रिक भी आती है उसको, वो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा रेट तो थोड़ा बहुत लगभग समथिंग इक्वली होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो इतना कोई बड़ा इश्यू है नहीं रेट को लेकर। तो असल जो मेरा मकसद है वो रेड ब्रिक ना लगवा कर इसका इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी लगने में बहुत जल्दी लग जाती है। जैसे कि ये हमारा ब्लॉक होता है पूरा, तो इसकी जो टाइमिंग होती है मिस्त्री या लेबर की, तो वो बहुत जल्दी लगा देते हैं। और जो हमारी रेड ब्रिक होती है, लाल ईंट जो होती है, उसको लगाने में हमें बहुत टाइम लगता है। उसका साइज़ भी छोटा होता है, इनका साइज़ हमें आपको बड़ा मिल जाएगा। और अगर रेट है तो रेट आपको मुनासिब रेट में मिलेगी, तो यही ईंट मिल जाएगी, सीसी ब्लॉक का ही ईंट मिल जाएगा। फ्लाई ऐश ले लें या फिर सीसी ब्लॉक ले लें, तो मुनासिब रेट में भी मिल जाएगी और इसको हम लगा भी जल्दी सकते हैं, जल्दी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हमारी लेबर या मिस्त्री कम लगेगा। ठीक है, दीवार की बात करें कि वॉल की बात करें, अब कहेंगे आप वॉल भी एक पॉइंट है। बिल्कुल पॉइंट है। कैसे? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम पूरे मकान में 9 इंची वॉल लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है, 9 इंची वॉल बिल्कुल भी ना लगाएं आप। आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, तो आपकी जो आउटर वाली है, ये आउटर वॉल है, आप उसको पूरा अगर बंद कर रहे हैं तो आप इसको 9 इंची रखिए। और अगर जैसे कि मान लीजिए कि लोड कम आ रहा है, लोड अगर कम आ रहा है तो इसे भी आप 4 इंची रख सकते हैं, कुछ वॉल्स को 4 इंची रख सकते हैं इसमें। और जो पार्टीशन वॉल हैं, पार्टीशन वॉल हमेशा 4 इंची ही रखिए। पार्टीशन वॉल हमेशा 4 इंच रखिए। 4 इंच से क्या रहेगा कि हमारी आधी ईंट लगेगी और 9 इंच पे हमारी डबल ईंट लगेगी, डबल मोर्टार लगेगा, डबल लेबर लगेगी, डबल ही मिस्त्री लगेगा। तो इसलिए इससे 4 इंची से हमारा पार्टीशन वॉल जितने भी हो गई, टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, सब में जो है अपना जो है पार्टीशन वॉल जो है आप 4 इंची ही दें। बाकी जो हमारी आउटर वॉल है उस पर आप 9 इंची लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लॉट की बात करें कि प्लॉट भी एक पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। क्योंकि प्लॉट हमारा हमेशा स्क्वायर में अगर ना हो तो रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका तिरछा टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होगा तो उसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगेगा, लेबर भी ज़्यादा खाएगी और उसका क्या बोलते हैं मिस्त्री भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आप प्लॉट हमेशा अगर आप प्लॉट खरीदें या फिर प्लॉट आपके पास है तो आप उसको स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में उसको बदल लें, ताकि उसमें आसानी के साथ आपका मकान बन सके। ठीक है, 9वां पॉइंट हमारा है रूम या कमरे, बेडरूम। अब बेडरूम की बात करें कि बेडरूम जो है आपकी किस साइज़ के रखना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर नॉर्मल साइज़ इस वक्त जो 2022 में अगर जो साइज़ चल रहा है वो 12x16 या फिर 12x18 का साइज़ चल रहा है। ठीक है, 12x16 या फिर 12x18, तो ये साइज़ आप बिल्कुल अपनाइए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा ये अगर हम इस साइज़ को उठाते हैं तो हमें कोई भी सामान एक्स्ट्रा, जैसे कि कुछ भी हमारा सामान, आप देख ही रहे हैं कि कितना कितना अब लोग फिनिशिंग कर रहे हैं बेडरूम के अंदर, तो आसानी के साथ इसके साथ ये आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, इसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप आसानी के साथ कर सकते हैं, इतनी जगह हमें इसमें मिल जाती है। अब अगर बेडरूम छोटा रख लें, 9x12 रख लें, ये तो बहुत छोटे साइज़ हो जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, फीलिंग भी गुड नहीं आती है। ठीक है, तो दूसरी बात, बेडरूम अगर मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे कि भाई ऐसा है कि जो आपका बेडरूम है उसको हमेशा सेकंड फ्लोर पे बनाएं। अगर आप डबल स्टोरी बना रहे हैं, सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दरवाजे विंडो की बात करें तो दरवाजे विंडो हमेशा आप MS फ्रेम के यूज करें। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप पैसे को थोड़ा बहुत ध्यान में रखकर काम करा रहे हैं तो दरवाजे विंडो आप MS फ्रेम, मतलब लोहे के फ्रेम के आप इसको दरवाजे या विंडो के उनके जो वो रहेंगे, फ्रेम रहेंगे, उनका यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, ये हमें लगभग कुछ भी नहीं, अगर तो कुछ नहीं, लकड़ी से 30%, मतलब वुड से 30% सस्ता ये हमको पड़ जाएगा। तो इसमें हमें पैसे की भी बचत हो रही है और मजबूती भी इसमें ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगर ये फ्रेम है, ये फ्रेम बना हुआ है और ये फ्रेम ऐसे इस टाइप से फ्रेम बनाए, अब ये हमारा फ्रेम ऊपर तो गलने वाला है नहीं, लोहा ऊपर तो गलता है नहीं, तो नीचे से थोड़ा बहुत गलेगा। हम अगर यूज करना चाहें तो इसको निकाल कर अपना फिर से काम में ले सकते हैं। लकड़ी होती है, लकड़ी तो ऊपर से नीचे तक पूरी गली जाती है। अगर आपको पैसा देखना है तो फिर आप इस MS फ्रेम का यूज कर सकते हैं, लोहे के फ्रेम का, और अगर नहीं देखना है तो फिर आप लकड़ी कोई सी भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन वगैरह आ रहे हैं आजकल मार्केट में। ठीक है, अब कह रहे हैं सामने का डिज़ाइन, फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको मकान को खूबसूरत दिखाना है तो आप फ्रंट एलिवेशन बनवाइए। क्योंकि इसका जो बनवाने का खर्च होता है वो भी ज़्यादा जाता है भाई, 10,000 15,000 काफ़ी लोग इस तरीके से इसका चार्ज करते हैं।
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ना बनवाएं, अपने हिसाब से जो आपका मिस्त्री हो, एक जो परफेक्ट मिस्त्री हो उसको उठाइए, वो अपना आपका अच्छा डिज़ाइन बनाकर दे देगा। फ्रंट एलिवेशन का तो फ्रंट एलिवेशन ना बनवाएं, प्लान बनवा लें। प्लान तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रंट एलिवेशन ना बनवा कर आप सिंपली डिज़ाइन मकान में बनवा सकते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ चुका हूँ काफ़ी, मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ भी नहीं, अगर आप डिजाइनिंग करते हैं तो 40% आपके फ्रंट एलिवेशन में जाएगा। मतलब अगर 1 लाख रुपया आप लगा रहे हैं तो उसका 40,000 रुपये आपके फ्रंट एलिवेशन में जाने वाले हैं। 30 से 40,000 आपके फ्रंट एलिवेशन के डिज़ाइन में चले जाएंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि फ्रंट एलिवेशन ना बनवाएं और उससे द्वारा मिस्त्री से जो सा भी हल्का सा डिज़ाइन है उसका बनवा लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर मटेरियल की बात करें, कोई रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, ये अपने कहाँ से मंगाएं, इसका ट्रांसपोर्टेशन हमको बहुत महंगा पड़ जाता है। कभी कभी क्या करता है कि हमारा प्लॉट कोने बेचाले में पड़ जाता है, जैसे गलियों में पड़ जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा बड़ा गाड़ी, ट्रक वगैरह या ट्रॉली वगैरह नहीं पहुँच पाती है, तो हम छोटे वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लॉट हमेशा ज़्यादातर रोड पे ही खरीदिए, और रोड पे खरीदने के बाद अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो मकान के आसपास, मतलब आपके प्लॉट के आसपास जो दुकान हो, मटेरियल की शॉप हो, मटेरियल बेचने वाला हो, उससे ही मटेरियल उठाएं। आप ये नहीं सोचें कि वो हमारा रिश्तेदार है, हम वहाँ पर जाकर मटेरियल उठा लें, तो वो आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग छीनेगा आपसे और आपके रेट अलग लेगा, और फिर उसमें पता नहीं क्या क्या करेगा। और आपके सामने, आपके बराबर में या फिर आपसे थोड़ी बहुत दूर है, तो आप वहीं पर जाकर आराम के साथ आप खुद जाकर अपना मटेरियल उठा लाइए। कितनी देर लगी, थोड़ा देर लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन का ही पैसा बचेगा, और इसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बार्गेनिंग अपने कोई जानने वाला बंदा, उससे बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपके अपने आसपास से ही मटेरियल खरीदें, ठीक है। ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मकान अपने आप बनवाइए, एक बढ़िया सा मिस्त्री ढूंढिए जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, तो उसको उठाइए और अपना मकान, लेबर को लेकर और मकान स्टार्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर के तो रेट बहुत होते हैं, और अगर विद मटेरियल के देते तो वो मटेरियल तो लगाएगा ही नहीं, बिल्कुल बाट लगा देगा पूरे के पूरे मकान की। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर पे देना है, कॉन्ट्रैक्ट पे देना है, तो लेबर रेट पे दीजिए। लेबर रेट पे क्या रहता है कि वो आपसे लेबर रेट का पैसा लेगा, लेबर रेट जितना होगा उसका वो आपको पैसा देना है, ठीक। या फिर आप पर लेबर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, जैसे एक लेबर का हम इतना रुपया देंगे भाई, आपको लेबर जितना चलाना है उतना चलाइए आप। एक ये हो गया। एक हो गया कि लेबर रेट क्या होता है कि आपको स्क्वायर फीट में आपका जो है वो मेजरमेंट हो जाएगा मकान का, स्लैब का या फिर किसी चीज़ का भी, तो उसका वो स्क्वायर फीट में आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और अगर फर्श की बात करें कि भाई फर्श अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो आप टाइल्स लगाइए, सबसे बेस्ट टाइल्स, कम पैसों का खर्च है और ऐसी ऐसी खूबसूरत टाइल्स मार्केट में आ रही हैं, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मार्बल को भी पीछे छोड़ रखा है टाइल्स ने, तो आप टाइल्स उठाइए। टाइल्स आपको कम पैसों में पड़ जाएगी और खूबसूरत भी होती है और टिकाऊ भी, आजकल टिकाऊ भी चल रही है वो। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि भाई फर्श में अगर कम पैसा लगाना है तो आप उसको कच्चा फर्श करके, एक आपने देखा होगा इस वक्त मैट वगैरह बहुत आ रही हैं, मैट आ रही हैं काफ़ी डिज़ाइन में, फर्श उसके टाइल्स के, मार्बल के काफ़ी डिज़ाइंस में मैट ही आ रही हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बढ़िया है, वो खूबसूरत लगती है, तो कच्चा फर्श करके उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा फिनिशिंग चाहते हैं तो आप टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत या रूफ़ की बात करें तो रूफ़ मैं आपको बताता चलूँ कि छत या रूफ़, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है छत या रूफ़। तो छत में क्या होता है कि शटरिंग आप पक्की कराइए। आजकल गाँवों में कच्ची शटरिंग चल रही है, बिल्कुल भी मत कराइए आप कच्ची शटरिंग, पक्की शटरिंग कराइए। और उसमें आप एक, मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी आती है कि भी स्लैब ढल गया हमारा, अब हम इस पर चल रहे हैं तो इसमें मतलब एकदम लपक सा, जैसे कि दहल सा रहा है हमारा स्लैब, पूरा मकान दहलता है, स्लैब हमारी दहल रही है। तो हम क्या, मैं उसको आपको बता दूं, आपका जो सरिया है वो सरिया आपने डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं कराया। आपने क्या किया, आपने मिस्त्री को उठाया, अभी सरिया उठा के उस पर डाल दे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। सरिया बांधने वाले को ही बुलाएं आप और उससे कहें कि भाई सरिया हमारा क्रैंक में बांध कर दे। क्रैंक में सरिया आप बंधवाएंगे तो आपका स्लैब कभी भी दहल नहीं मारेगा।
दहल मतलब एकदम, अगर जो हैवी थोड़ा तेज उस पर पैर मार दो तो लगता है जैसे पूरा हिल गया, पूरा दहल जाता है। तो इस वजह से आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कांपने लगता है, इस तरीके का स्लैब का वो मामला रहता है, क्योंकि आप सरिया सीधी सीधी डलवा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो आप सरिया के लिए डिजाइनर बुलाइए, वो थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत पैसा लेगा, आपका स्लैब जो है आपको बहुत एकदम परफेक्टली आपको बांध कर देगा। दूसरी बात, उसकी क्योरिंग बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 दिन तक स्लैब अगर ढलता है तो 15 से 20 दिन तक उसकी आप क्यूरिंग मतलब तराई कीजिए, उसमें ऊपर रेते की क्यारियाँ बना दीजिए, उससे तराई कीजिए, क्योंकि तराई से ही आपका स्लैब मजबूती पकड़ेगा। क्योंकि स्लैब का जो मटेरियल होता है उसमें हीटिंग ज़्यादा होती है, मटेरियल एक साथ पड़ता है इतना सारा, तो हीटिंग मटेरियल में ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, अगर आप उसमें पानी या क्यूरिंग तराई नहीं करेंगे तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं स्लैब में। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्लैब्स ऐसे निकल रहे हैं कि भाई अभी पड़े और इतना बढ़िया मटेरियल डाला, इतना बढ़िया मिस्त्री लगाया कि भाई बेकार हो गया हमारा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें तराई सबसे बड़ा पॉइंट है, तराई का। तराई आप इस पे ज़रूर करिए और 15 से 20 दिन लगातार तराई करिए, तभी आपकी ये जो दरारें वगैरह आजकल स्लैब में देखने को मिलती हैं उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे हम इसी तरीके की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।